साल 1945 5 दिसंबर को दोपहर के 2:10 यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर जहाज फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19। अपना एक 3 घंटे का रूटीन ट्रेनिंग मिशन करने, यानी कुछ ऐसी स्पेशल उड़ान नहीं थी। ये अपने रेगुलर ट्रेनिंग मिशन कंडक्ट करने के लिए ये उड़ान भर रहे थे। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स हैं, जिन्हें लीड किया जा रहा है एक फ्लाइट लीडर के जरिए, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट हैं और एक वॉर वेटरन भी हैं। ये 5 प्लेन्स उड़ान भर के ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं फ्लोरिडा से। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, मौसम काफी साफ है, लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनके कंपास में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इनका कंपास काम करना बंद कर जाता है। ये अपना बैकअप कंपास निकालते हैं, लेकिन बैकअप कंपास भी फेल। इन्हें पता नहीं इनकी पोजीशन कहां पर है एक्चुअली में। ये बाकी प्लेन्स के पायलट से पूछते हैं और उनके भी इंस्ट्रूमेंट मेल फंक्शन करने लग रहे हैं। स्क्वाड्रन लीडर का नाम है लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर, और कंपास खराब होने के बाद काफी कंफ्यूजिंग से मैसेजेस सुनने को मिलते हैं रेडियो ट्रांसमिशन से। टेलर कहते हैं, Both of my compasses are out and I am trying to find Fort Lauderdale, Florida. I am overland but it's broken. I am sure I am in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. मौसम अब धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। शाम के 4:56। टेलर को लगता है कि इनके जहाज एक्चुअली में गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच चुके हैं, इसलिए अब इन्हें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इसलिए अब वो बाकी सारे अपने प्लेन्स को कमांड देते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए। लेकिन कुछ फ्लाइट्स में क्रू मौजूद हैं जिन्हें लगता है कि नहीं, वो एक्चुअली में अभी ईस्ट में ऑलरेडी हैं, उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। इस ऑर्डर के एकदम बाद इनमें से एक प्लेन से एक रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है, यानी कि बाकी क्रू मेंबर्स को शक है कि एक्चुअली में उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए वापस घर लौटने के लिए। लेकिन मौसम बिगड़ता रहता है, सूरज ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है। इस वक्त माना जाता है कि ये प्लेन्स एक्चुअली में 370 किलोमीटर ईस्ट में थे फ्लोरिडा के। शाम के 7:04 पर टेलर की तरफ से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है और इसके बाद ये पांचों के पांचों प्लेन्स हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज के दिन तक इन प्लेन्स के बारे में हम नहीं जानते कि ये कहां पर हैं, इनके साथ हुआ तो क्या हुआ। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मैरिनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है 13 लोगों के क्रू के साथ। इसका मिशन है फ्लाइट 19 को ढूंढना। ये ढूंढने निकलता है और ये भी गायब। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब और अब इस मैरिनर सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के 13 लोग गायब। इसके बाद कई दिनों तक एक बहुत ही बड़ा एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है, उस वक्त का वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्च ऑपरेशंस इन दोनों फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए। लेकिन कोई अता पता नहीं चलता, ना तो कोई बॉडी मिलती है किसी इंसान की, ना ही एयरक्राफ्ट का कोई टूटा हुआ हिस्सा मिलता है, एकदम गायब। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जहां पर ये दोनों प्लेन्स गायब होते हैं, उस एरिया को आज के दिन हम बरम्यूदा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। बरम्यूदा ट्रायंगल बताया जाता है समंदर का एक बहुत ही मिस्टीरियस हिस्सा, जहां पर 100 से ज्यादा कश्तियां और जहाज गए और गायब हो गए, जिनका कोई अता पता नहीं चला। ये एक ऐसा एरिया है जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर पोर्टो रिको तक और ऊपर बरम्यूदा मुल्क तक एक तरीके का ट्रायंगल सा एरिया बन जाता है। यहाँ पर ओवरऑल 5 लाख स्क्वायर माइल से भी ज्यादा का ये एरिया है जहाँ पर ये लाई करता है। बरम्यूदा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की खोज करने निकले थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे, उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया था और एक रात उन्होंने जब अपने जहाज से बाहर आसमान की तरफ देखा, उन्हें एक बड़ी ही अजीब सी रोशनी दिखाई दी। एक स्ट्रेंज लाइट जो आग के गोले जैसे दिख रही थी, और वो आग का गोला उन्हें आसमान में दिखा नीचे समंदर में गिरता हुआ। यहाँ से शुरू होती है ये मिस्ट्री और आने वाली सदियों में कई नाम दिए गए इस जगह को।
Sargasso Graveyard, The Sea of Doom, The Graveyard of the Atlantic। ये ऐसे नाम थे जिन्हें 18th और 19th सेंचुरी में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जो बर्म्यूदा ट्रायंगल नाम था इसे पहली बार एक्चुअली में सिर्फ 1964 में ही इस्तेमाल किया गया। एक मैगजीन था आर्गोसी नाम से। विंसेंट एच गैडिस नाम के आदमी ने एक आर्टिकल लिखा 1964 में इस मैगजीन में, जिसका टाइटल था द डेडली बर्म्यूदा ट्रायंगल। और यह पहली बार था जब बर्म्यूदा ट्रायंगल लफ्ज का इस्तेमाल किया गया था। इस आर्टिकल में उन्होंने कई डिसअपियरेंसेस जो पिछली कई सदियों में हुई थी इस बर्म्यूदा ट्रायंगल में, उन्हें समराइज किया था और उन्हें लिंक करने की कोशिश की थी। और यहाँ पर एक मिस्ट्री बनाने की कोशिश की गई थी कि कुछ तो है समंदर के इस एरिया में जो बहुत ही अजीब है, जिसकी वजह से इतनी सारी कश्तियां और जहाज आकर गायब हो जाते हैं। हालांकि इस आर्टिकल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी कि ऐसा होता क्यों है, लेकिन इसकी वजह से बर्म्यूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री उस जमाने की सबसे पॉपुलर मिस्ट्री बन गई। इतनी पॉपुलर कि कई किताबें इस पर लिखी गईं, कई फिल्में बनाई गईं, कई कंप्यूटर गेम्स बनाए गए और कुछ गाने तक भी लिखे गए बर्म्यूदा ट्रायंगल के ऊपर। कुछ और हादसों की बात करें तो एक और भयानक इंसिडेंट हुआ था साल 1918 में। यूएसएस साइक्लोप्स जहाज को लेकर यूएस नेवी का उस वक्त का वन ऑफ द बिगेस्ट और वन ऑफ द फास्टेस्ट शिप्स जो उन्होंने बनाया था, अमेरिका की नेवी के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट था, स्पेशली तब जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लेना शुरू किया। तो ये ट्रूस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 4 मार्च 1918 को 306 लोग बैठे थे इस यूएसएस साइक्लोप्स में। वॉशिंगटन के पास एक शहर है वेस्ट इंडीज बाल्टीमोर, वहां से ये जहाज रवाना हुआ ब्राजील की तरफ। लोगों के अलावा इस जहाज में 11,000 टन मैंगनीज भी था। ये रास्ता तय करने में करीब 9 दिन का वक्त लगता था। ये जहाज सही सलामत रवाना हुआ, मौसम साफ था, शिप की तरफ से मैसेज आया जाते वक्त, वेदर फेयर ऑल वेल। लेकिन ये जो मैसेज आया ये आखिरी मैसेज था इस शिप की तरफ से। ये जहाज अपने रास्ते पर निकला और उसके बाद इसका कोई अता पता नहीं चला। अचानक से ये गायब हो गया। इसने सबको चौंका कर रख दिया। यूएस नेवी की वन ऑफ द बिगेस्ट शिप्स, इतना बड़ा जहाज कैसे अचानक से गायब हो सकता है। अब अगर यह हादसा सुनने में आपको मिस्टीरियस लगता है तो इससे भी ज्यादा खौफनाक और ड्राउनी है एलन ऑस्टिन की मिस्ट्री। साल 1881 में एक 210 फीट लंबा जहाज था एलन ऑस्टिन के नाम से, लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। बड़ी आम बात है, उस टाइम पर बहुत से जहाज ये सफर किया करते थे, लेकिन रास्ते में एलन ऑस्टिन को एक अनजान जहाज दिखता है। एक अनआइडेंटिफाइड शिप बर्म्यूदा ट्रायंगल के एरिया के पास। बाहर से देखने में यह अनजान जहाज बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसके अंदर किसी भी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। कोई क्रू ही नहीं था उस शिप के ऊपर, कोई लोग नहीं थे। तो एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने सोचा, जरा मैं इस जहाज में जाकर देखता हूँ क्या हुआ है यहाँ पर। पहले इन्होंने 2 दिन तक इंतजार किया इस जहाज के पास अपने जहाज को लगाकर कि अगर कोई हो तो कुछ पता लग जाए, उसका कोई निशान दिख जाए, कोई रिस्पांस आ जाए दूसरे जहाज से। लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया 2 दिन तक। इसके बाद कैप्टन ने इस अनजान जहाज में कदम रखा। इस नए जहाज के अंदर बहुत सारा सामान रखा था। सारी चीजें जहां होनी चाहिए थी वहीं थी। उस वक्त लोगों को पायरेट्स का डर रहता था कि कहीं उनके जहाज पर हमला न कर दिया जाए पायरेट्स के जरिए, जो सामान छीन कर भाग जाएं। तो ये चीज तो इस जहाज के साथ बिल्कुल नहीं हुई थी, क्योंकि जो भी सारी वैल्यूएबल चीजें थी वो इस जहाज के अंदर सही सलामत थी। इसी रीजन से एलन ऑस्टिन के कैप्टन फैसला लेते हैं कि मैं अपने कुछ क्रू मेंबर्स को इस नए जहाज पर भेज देता हूँ और दोनों जहाज को हम साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं। पहले 2 दिन तक दोनों जहाज साथ साथ आराम से आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर एक तूफान आ जाता है। दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और गायब हो जाता है वो अनजान जहाज। तूफान खत्म होने के बाद एलन ऑस्टिन के कैप्टन उस जहाज को ढूंढने की कोशिश करते हैं और दूर उन्हें अपने स्पाई ग्लास से दिखाई देता है वो जहाज।
जब वो उसके करीब पहुंचते हैं, पता लगता है कि उस जहाज में फिर से कोई इंसान का नामो निशान तक नहीं है। जो कुछ क्रू मेंबर्स को उन्होंने अपने जहाज से इस जहाज में डाला था, अब वो अचानक से गायब हो चुके हैं। कहां गए, क्या हुआ उनके साथ, कुछ नहीं पता, लेकिन जहाज वैसे का वैसे ही सही सलामत है। कहा जाता है कि एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने दोबारा से कोशिश की इस अनजान जहाज को अपने साथ लेकर चलने की। कुछ और नए क्रू मेंबर्स को भेजा इस जहाज को चलाने के लिए, लेकिन फिर से 2-3 दिन बाद जब एक नया तूफान आया, सेम कहानी दोबारा से हुई। यह अनजान जहाज अलग हो जाता है और जो नए क्रू मेंबर्स डाले थे वो फिर से गायब हो जाते हैं अचानक से। एलन ऑस्टिन का जहाज जब वापस लौटता है तो उसके ओनर इसकी कहानी को सुनकर इतना घबरा जाते हैं कि इस जहाज को बेच डालते हैं एक जर्मन कंपनी को, जो इस जहाज का नाम बदलकर मेटा रख देती है। सही सुना आपने, जो रिनेमिंग मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की मेटा में, उस जहाज को भी रिनेम करके मेटा कर दिया गया बाद में। ना कितनी दिलचस्प और लेजेंडरी कहानी। लेकिन अफसोस दोस्तों, यह हादसा मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ एक कहानी ही है, क्योंकि यह हादसा इतना पुराना है, इसे ठीक से वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है। और जो कहानियां हिस्टोरिकली काफी पॉपुलर होती हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही होती हैं, लेकिन ढंग से उन्हें वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं होता, सच जानना पॉसिबल नहीं होता, इन कहानियों को हम कहते हैं लेजेंड या अर्बन लेजेंड्स। और बहुत से रैशनल थिंकर्स का मानना है बर्म्यूदा ट्रायंगल भी एक लेजेंड है। द लेजेंड ऑफ बर्म्यूदा ट्रायंगल। बर्म्यूदा ट्रायंगल के हादसों के पीछे वजह क्या है, इसको लेकर कई थ्योरीज बनाई गई हैं। कुछ लोग ब्लेम एलियंस पर डालते हैं कि एलियंस ने आकर इन जहाजों को, इन कश्तियों को उड़ा लिया होगा, अपने साथ लेकर चले गए होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इस जगह में समंदर के नीचे एक बड़ा सा सी मॉन्स्टर होता है, जिन्होंने इन चीजों को गायब कर दिया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ का समंदर ही इस तरीके से है कि ये सारी कश्तियां और जहाज इसके अंदर गिर जाते हैं। ये वाली थ्योरीज तो बहुत ही अजीबोगरीब हैं, लेकिन हम उन थ्योरीज पर फोकस करते हैं जो थोड़ी और साइंटिफिक लगती हैं सुनने में। एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है मैग्नेटिज्म के बेस पर। असल में बात क्या है दोस्तों कि जमीन का जो एक्चुअली में नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, वो दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो जब आप कंपास से थोड़ा नॉर्थ की डायरेक्शन में देखते हैं तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है कंपास, लेकिन जो एक्चुअली में नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा अलग होता है। इसे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल कहते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि एक्चुअली में ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में कितना डिफरेंस है। तो आमतौर पर जब लोग कंपास का इस्तेमाल करते हैं, जो पुराने टाइम से करते आ रहे हैं, वो इस चीज को अकाउंट में लेते हैं। लेकिन जमीन पर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां से आप कंपास का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एग्जैक्ट सेम जगह पे देखने को मिलेंगे। ऐसी जगह जहां पर ऐसा होता है उन्हें कहा जाता है एगोनिक लाइंस। वैसे ये एगोनिक लाइंस टाइम के साथ साथ बदलती रहती हैं, लेकिन पिछले 200-300 सालों में जो 0 डिग्री की लाइन है वो बर्म्यूदा ट्रायंगल के एरिया के आसपास ही रही है या अंदर रही है। इससे कंफ्यूजन पैदा हो सकता है बेसिकली। दूसरी खास बात यह है इस एरिया के बारे में कि ये बर्म्यूदा ट्रायंगल के अंदर का जो एरिया है ये बहुत ही शैलो एरिया है। अगर आप इसे सैटेलाइट के नक्शे पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो बहामास हैं, यहाँ पर कैरेबियन आइलैंड्स हैं, इसके आसपास ये कितना टर्कोइज इस कलर का दिखने लग रहा है। बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ ये ऐसा समंदर का एरिया है जहाँ पर पानी गहरा नहीं है ज्यादा। आप देख सकते हैं जो गहरा समंदर है इसके आसपास वो डार्क ब्लू कलर में दिख रहा है, और ये एरिया अलग से स्टैंड आउट करता है जब सैटेलाइट से देखते हैं तो। इसकी वजह से कहा जाता है कि पुराने टाइम में कई जहाज जो यहाँ पर आते थे वो अटक जाते थे इस शैलो वाटर की वजह से। हिडन शोल्स अगर कुछ ऐसे पॉइंट होते थे समंदर के नीचे जहाँ पर मिट्टी थोड़ी ज्यादा उभर कर आ रही होती थी तो बाहर से दिखते नहीं थे। जहाज जब इनके अंदर चल के जाते तो बिल्कुल ही वहां पर अटक जाते। तीसरी खास बात, इस एरिया में हरिकेन की तादाद वन ऑफ द हाईएस्ट है दुनिया में। अगर आप देखेंगे दुनिया में कौन से मुल्कों में सबसे ज्यादा हरिकेन्स देखने को मिलते हैं तो चाइना नंबर 1 पे आता है, लेकिन इसके बाद नंबर 2 पे यूएसए है और फिर क्यूबा है। क्यूबा इसी एरिया में लाई करता है। और यूएसए में सबसे ज्यादा हरिकेन्स कौन सी स्टेट में आते हैं? फ्लोरिडा में आते हैं, जो उसी एरिया में है।
तो हरिकेन्स और वाटर स्प्राउट्स ज्यादा फ्रीक्वेंसी से आते हैं इस एरिया में। चौथी एक्सप्लेनेशन दी जाती है मीथेन हाइड्रेट्स को लेकर। कुछ ऐसे एरियाज हैं समंदर के अंदर जहां पर बड़ी फील्ड्स पाई जाती हैं मीथेन हाइड्रेट्स की। ऑस्ट्रेलिया में साइंटिस्ट ने कुछ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। उन्होंने देखा कि जब मीथेन के बबल्स होते हैं पानी में एक मिकदार से ज्यादा, तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और जो बुयांसी होती है एक जहाज की वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, तो जहाज पानी के अंदर डूब जाएगा। वही लॉजिक हो गई। वैसे जब नमक ज्यादा होता है पानी के अंदर तो पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है, तो फ्लोट करना चीजों के लिए और आसान बनता जाता है। जैसे कि डेड सी में एक आम इंसान जो समंदर में डूब जाए वो डेड सी पर फ्लोट करता है, क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है। यही चीज रिवर्स में हो रही है यहाँ पर। अगर मीथेन पानी के अंदर मौजूद है तो ये हाइपोथेसाइज किया गया है कि अगर मीथेन की इरप्शंस होती हैं पानी के अंदर, मड वोल्केनोज भी उन्हें कहा जाता है, पानी के अंदर वोल्केनोज फटते हैं तो मीथेन बाहर आती है इनसे, जिसकी वजह से अचानक से अगर ये शिप के नीचे हुआ तो अचानक से वो शिप पानी के अंदर डूब जाएगी बिना किसी वार्निंग के, और पता तक नहीं चलेगा इसके बारे में। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एक्चुअली में जितनी भी डिसअपीयरेंसेस हुई हैं बर्म्यूदा ट्रायंगल को लेकर, कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है कि कोई भी एग्जैक्ट हादसा इस मीथेन वाली चीज की वजह से हुआ हो। ये बस एक साइंटिफिक चीज है जो एग्जिस्ट करती है, होती है, लेकिन एक्चुअली में जिसकी वजह से कोई जहाज गायब हुआ हो उसका कोई प्रूफ अभी तक मौजूद नहीं है। पांचवी एक्सप्लेनेशन मेरी राय में सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इसे नाम दिया जाता है बादेर-मेनहॉफ इफेक्ट, या फिर बादेर-मेनहॉफ द फ्रीक्वेंसी इफेक्ट, या फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि जब हम चीजों को ज्यादा नोटिस करने लगते हैं तो हमें वो चीजें अपने आसपास ज्यादा दिखने लगती हैं। याद कीजिए, आपके खानदान में जब किसी ने नई गाड़ी खरीदी थी, जो गाड़ी का मॉडल आपने खरीदा था, खरीदने के बाद आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि अगले कुछ दिनों तक, अगले कुछ महीनों तक जब भी आप सड़क पर कहीं पर जाते तो जो गाड़ी आपने नई खरीदी है वो आप ज्यादा नोटिस करने लगते हैं। आपको लगता है कि अच्छा, ये गाड़ी तो सड़कों पर और दिखने लग रही है। हमारे खरीदने के बाद लोगों ने और गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी हैं, यही वाली एग्जैक्ट। असल में इस गाड़ी की फ्रीक्वेंसी सड़कों पर ज्यादा बदली नहीं है, पहले भी इतनी ही कॉमन थी, वो अभी भी उतनी ही कॉमन है। बस क्योंकि आपने वो गाड़ी खरीद ली तो आपने ज्यादा नोटिस करना शुरू कर दिया इस चीज को। यही चीज बर्म्यूदा ट्रायंगल के बारे में भी कही जाती है। ये बात सच जरूर है कि कुछ बड़े बड़े जहाज और कश्तियां गायब हो गए बर्म्यूदा ट्रायंगल के अंदर, लेकिन अगर आपने नोटिस करने की कोशिश की हो तो दुनिया भर के कई एरियाज में, कई समंदरों में ऐसे ही जहाज और कश्तियां गायब होते हुए मिले हैं जहां पर बर्म्यूदा ट्रायंगल नहीं मौजूद था। इसका एक बड़ा रिसेंट एग्जाम्पल हो सकता है मलेशियन एयरलाइंस की वो फ्लाइट। वो तो बर्म्यूदा ट्रायंगल में गायब नहीं हुई, क्योंकि असल में बात यह है कि लोगों ने जब बर्म्यूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में सुना तो जो भी डिसअपीयरेंसेस हुई थी, जो भी ऐसे हादसा हुए, लोगों ने तब ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया उन हादसों पर जो बर्म्यूदा ट्रायंगल में हो रहे थे, और जो बर्म्यूदा ट्रायंगल के बाहर ऐसे हादसे हो रहे थे उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया लोगों ने। जर्नलिस्ट लैरी कॉशर ने, जिन्होंने किताब लिखी द बर्म्यूदा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड, वो भी इसी सॉल्यूशन पर निकल कर आई। उन्होंने कहा कि शुरुआत में कई ऐसे हादसा थे जो एक्चुअली में हुए थे, लेकिन टाइम के साथ साथ बर्म्यूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री और बड़ी मिस्ट्री बनती गई, तो कुछ लोगों ने अपनी कहानियां क्रिएट करना शुरू कर दी। मिस्ट्री मॉन्गरिंग हुई यहाँ पर, और कुछ कहानियां तो बिल्कुल ही बकवास थीं। असल में कुछ हुआ भी नहीं था। एलन ऑस्टिन की जो कहानी मैंने आपको बताई, उसे ऐसी ही एक कहानी बताया जाता है। अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इसका कोई सबूत नहीं है कि जो कश्तियां और जहाज बर्म्यूदा ट्रायंगल में जाकर गायब होते हैं, जो मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस हमें बर्म्यूदा ट्रायंगल में देखने को मिलती हैं, वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी से होती हों बर्म्यूदा ट्रायंगल में बाकी किसी और समंदर के एरिया के कंपैरिजन में। ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी ही मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस हमें बाकी समंदर के एरियाज में भी देखने को मिलती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का तो ये तक कहना है कि द कोस्ट गार्ड डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ सो कॉल्ड बर्म्यूदा ट्रायंगल एज अ जियोग्राफिक एरिया ऑफ स्पेसिफिक हैजर्ड टू शिप्स और प्लेन्स। यानी यूएसए के कोस्ट गार्ड्स इसे रिकॉग्नाइज भी नहीं करते कि ये कोई खतरनाक एरिया है बर्म्यूदा ट्रायंगल।
इन्होंने कहा कि द फैक्ट दैट द एरिया विद इन द बर्मुदा ट्रायंगल इज हेवीली ट्रैफिक्ड कोल्ड अकाउंट फॉर सम ऑफ द मिस्ट्री। ये जो बर्मुदा ट्रायंगल का एरिया है, यहाँ से बहुत ज्यादा ट्रैफिक गुजरता है जहाजों का और एरोप्लेन्स का, इसलिए चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं यहाँ हादसे होने के। Pair that with the fact that the Bermuda Triangle is often swept by hurricanes and the presence of Gulf Stream, it is not hard to see why ships might occasionally sink there. इसके अलावा अगर आप इस चीज को ध्यान में रखें कि इस एरिया में हरिकेन्स आते हैं और यहाँ का पानी ज्यादा शैलो है, तो आपको सीधा सीधा बर्मुदा ट्रायंगल की मिस्ट्री का जवाब मिल गया। वैसे ज्यादा हरिकेन्स के बावजूद भी WWF ने जब अपनी डिटेल्ड स्टडी कंडक्ट की थी 2013 में, World's 10 most dangerous bodies of water for shipping in the top 10 most dangerous waters, इसमें बर्मुदा ट्रायंगल का एरिया आता तक नहीं था। तो सिंपली कहिए, सारी मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस का बर्मुदा ट्रायंगल से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने वो जो देखा था कि आग का गोला पानी के अंदर गिर रहा है, वो क्या था, फिर इसका भी एक सिंपल सा साइंटिफिक आंसर है। साइंटिस्ट का मानना है कि वो एक्चुअली में एक मीटियोर था जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने देखा था। उम्मीद करता हूँ वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। शुक्रिया।